नवजोत, ये इसी की किस्में है। लेकिन ऐसी मिलती जुलती किस्म चावल की भी है, इससे मिलती जुलती किस्म चावल की भी है। तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे अपने। अगर चावल ऑप्शन में नहीं है फिर तो 100% ही किसकी है, मक्का की है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते हैं, यह खाद्यान्न एवं, ये ना माही सुगंधा वाली, और ये किसमें, राजस्थान में पूछी जाती है। हाँ, राजस्थान में पूछी जाती है, भारत में नहीं पूछी जाती। यह खाद्यान्न एवं चारा फसल कम उपजाऊ मृदा में आसानी से पैदा किया जा सकता है। ज्यादा उपजाऊ मृदा की इसे आवश्यकता नहीं होती। एक तो ये बात हमें ध्यान रखना, वर्षा चाहिए इसके लिए 50 से 70 सेमी, वर्षा 50 से 70 सेमी। और उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य में लिखिए आप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर मक्के का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, अरावली के आसपास वाला क्षेत्र, वहां मक्के का उत्पादन है वो ज्यादा होता है। अगली बात अपने करें, मक्का के हरे पौधे से स्टार्च और एथिलीन प्राप्त किया जाता है। और जो एथिलीन है, इस एथिलीन का उपयोग वर्तमान में पेट्रोल के अंदर पता नहीं शायद किया जा रहा है, इस प्रकार से कुछ न्यूज आई थी पीछे। तो लिखेंगे, मक्का के हरे पौधे से स्टार्च व एथिलीन प्राप्त किया जाता है। एक तो चावल का कचरा होता है ना, जिसे अपने पराली बोलते हैं, उस पराली से भी शायद पता नहीं एथेनॉल, पता नहीं एथिलीन, ऐसा कोई पदार्थ प्राप्त किया जाता है। और 1 लीटर पेट्रोल के अंदर उसे 100 ग्राम मिलाया जाता है, जिसके कारण पेट्रोल भी 10 रुपए क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, साथ में तो कचरा काम में आ जाता है, और साथ में उसे जैविक ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल, शायद डीजल के अंदर तो पता नहीं, पेट्रोल के अंदर उसे 100% है वो मिलाया जाता है, 10 प्रतिशत की उसकी मात्रा है, आने वाले समय के अंदर उसे ज्यादा बढ़ा दें। चलो अगली बात लिखते हैं, जब मक्का सूख जाता है तो मक्के का पौधा जब सूख जाता है तो सूखे हुए पौधे से चारा प्राप्त किया जाता है, जिसे साइलेज कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि साइलेज क्या है, तो मक्के के पौधे से प्राप्त चारा, जो सूखा पौधा होता है उससे जो चारा प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। तो लिखेंगे, मक्का का पौधा सूखने के बाद इससे प्राप्त किया जाने वाला चारा साइलेज कहलाता है, साइलेज कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना।
इसके बाद हम पढ़ते हैं बाजरा। बाजरा अगली फसल के रूप में हम पढ़ते हैं बाजरा। बाजरा की बात करें, बाजरा कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोया जाता है। वर्षा इसके लिए चाहिए 40 से 50 सेमी। मृदा इसके लिए चाहिए रेतीली बलुई मृदा। बाजरा उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। उत्पादक राज्य अपने लिख लेते हैं इसमें। उत्पादक राज्य तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, इन राज्यों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ में बोया जाता है या रबी में? खरीफ में बोया जाता है, ज्यादा मात्रा में खरीफ में ही बोया जाता है। चलो अगली फसल लिखिए, बाजरा के बाद में लिखिए जौ। जौ में ज्यादा कोई बात लिखनी नहीं, सिर्फ उत्पादक राज्य लिखने हैं जौ के। उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और जौ से बियर बनाई जाती है, तो बियर बनाने में प्रयोग किया जाता है। पशुओं को चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद चना। चना की बात करते हैं। चना कौन सी जलवायु की फसल है? जलवायु जलवायु उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कौन से कटिबंध की है?
उपोष्ण कटिबंध कौन सा होता है? किसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध? हम्म, लिखो कौन सा, क्या लिखा था? वो लिखा था जो। तो जो तो होता है कहाँ कहाँ होता है? एक तो गुजरात में, एक महाराष्ट्र के अंदर, और एक राजस्थान के अंदर। दोमट मृदा चाहिए इसके लिए। और बियर बनाने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चने की बात करते हैं। चना कौन सी जलवायु की फसल है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल। कौन सी ऋतु में बोया जाता है चना? रबी में या खरीफ में? रबी में बोया जाता है। वर्षा लिख दीजिए। वर्षा होती है इसके लिए चाहिए 40 से 50 से। मृदा इसके लिए दोमट मृदा चलती है ज्यादा मात्रा के अंदर। बाकी रेतीली मृदा के अंदर भी हो जाता है, जलोढ़ मृदा के अंदर भी चने का उत्पादन किया जा सकता है। प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र, अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दो अपने नाम इसमें नोट कर सकते हैं। फिर नोट लगा के हम एक बात लिख लेते हैं कि दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व के अंदर। दाल उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। दाल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और कुल बोए गए क्षेत्र का 2.8% भाग है वो चना का क्षेत्र होता है। तो एक बात और लिख देते हैं, चने के अंदर लिख दो या यही लिख दो, नोट लगा के लिख दो, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग चना का क्षेत्र है या क्षेत्र होता है। ये बात में ध्यान रखें। चने के बाद बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। एक बात तो लिखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो दालों में होता है, और दालों के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो एक बात लिखेंगे कि मालवा पठार सोयाबीन उत्पादन हेतु
सोयाबीन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मालवा पठार सोयाबीन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के कुल सोयाबीन का 90% उत्पादित करते हैं। तो लिखेंगे उत्पादक राज्य। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के कितने प्रतिशत सोयाबीन का उत्पादन करते हैं? भारत के 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरहर। लिखो भाई, अरहर में लिख दो, अरहर के और नाम क्या है? अरहर के दो नाम लिखने हैं। एक नाम तो लिखना है पिजन पी और दूसरा नाम लिखना है लाल चना। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि लाल चना या पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरहर को जाना जाता है। अगली बात करते हैं इसके बाद, कौन सी मृदा? तो जलोढ़ व काली मृदा के अंदर पैदा की जाती है अरहर। जलोढ़ व काली मृदा। उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, यूपी, गुजरात और कर्नाटक। ये प्रमुख इसके उत्पादक राज्य अरहर के। अब अगली बात नोट कर लेते हैं कि मटर मसूर के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो भी मध्य प्रदेश का है। मटर जानते हो आप? तो लिख दो नोट लगा के, मटर व मसूर, जिसे मसर बोल देते हैं अपने, उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। ये दलहन अपने कंप्लीट हो गया। आप पढ़ते हैं अपने तिलहन। तिलहन की बात करें तो लिखेंगे देश के कुल शस्य क्षेत्र या बोए गए क्षेत्र का 14% भाग तिलहन के अंतर्गत आता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र का 14% जो भाग है वो तिलहन के अंतर्गत आता है। और तिलहन में सबसे पहले पढ़ेंगे सरसों।
सरसों में क्या लिखना है? सरसों का हमें पता है कि सरसों के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता है होती है। दो एक सिंचाई के अंदर अच्छी सरसों उत्पादित हो सकती है। और सरसों के उत्पादन के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, फिर पंजाब का है और फिर हरियाणा का है। तो लिख दीजिए प्रमुख उत्पादक या उत्पादक राज्य। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हो गई सरसों। अब पढ़ लेते हैं मूंगफली। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा गुजरात में पैदा होती है, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है। हमारे तो ये जो बोई जाती है ये बोई जाती है खरीफ की फसल के अंदर, लेकिन दक्षिण भारत में मूंगफली बोई जाती है रबी की फसल के अंतर्गत। ठीक है, तो लिख देते हैं हम कि इसमें प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं। तो एक नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे लिख देते हैं तमिलनाडु। दूसरी बात इसमें लिखें कि उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। और विश्व की 18.8% मूंगफली का उत्पादन है वो भारत करता है, और मूंगफली उत्पादन में भारत का पहला स्थान भी है। उधर लिख लेते हैं कि विश्व की 18.8% मूंगफली का उत्पादन भारत करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तिलहन कंप्लीट हो गए, अब हम व्यापारिक फसल पढ़ते हैं। तिलहन में दो ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। कपास पढ़ते हैं व्यापारिक फसल के अंदर। टाइम तो पड़ा है ना अभी, लिखो फिर कपास। कौन से कटिबंध की फसल है? गर्मी में बोई जाती है, सर्दी में बोई जाती है, गर्मी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? हम्म, गाँव से ही आते हो, ढाणियों से आते हो, कपास की फसल देखी है आप लोगों ने, तो बताओ फिर कौन से कटिबंध की फसल है? उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है? उष्ण कटिबंध की फसल है, तो लिख दीजिए उष्ण कटिबंध की फसल। उष्ण कटिबंध की फसल है, और कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की फसल है क्या? खरीफ की फसल।
दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है, अगली बात नोट कीजिए, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इस तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भी नाम आता है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। इस फसल की अपने बात करें तो एक तो इस फसल के लिए 200 दिन पाला चाहिए, सर्दी नहीं पड़नी चाहिए 200 दिन जब कपास पैदा होती है। दूसरा, मौसम साफ रहना चाहिए, धूप होनी चाहिए, अगर धूप नहीं होगी, बादलवाई ज्यादा रहेगी आकाश में, तो इस फसल के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और ये फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। काली मिट्टी के अंदर ये कपास है, ये ज्यादा पैदा की जाती है क्योंकि इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है कपास में, और काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो लिख सकते हैं, इसमें लिखिए काली मृदा उपयुक्त 200 दिन पाला रहित आवश्यक। मौसम साफ होना चाहिए इस फसल के लिए, अन्यथा इसमें क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, फसल है वो खराब हो जाएगी। एक ये बात में ध्यान रखें, कपास में लगने वाला कीड़ा वाल वर्म, प्रश्न आ सकता है कि कपास में लगने वाला कीड़ा कौन सा है। कपास में लगने वाला कीड़ा वाल वर्म, हाँ वाल वर्म। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है चीन, चीन के बाद वर्तमान में कौन करता है, भारत। तो लिख दीजिए, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, या लिख सकते हैं विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से स्थान, कपास उत्पादन की दृष्टि से स्थान तो कौन सा है, दूसरा। पहला कौन है, चीन। कपास होती है तीन प्रकार की, एक होती है लंबे रेशे वाली कपास, एक होती है मध्यम रेशे वाली कपास, और एक होती है छोटे रेशे वाली कपास। भारत के अंदर दो प्रकार की कपासों का उत्पादन होता है, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कपास। ज्यादा मात्रा के अंदर भारत में जो कपास होती है वो छोटे रेशे वाली होती है, ज्यादा मात्रा में। जो छोटे रेशे वाली कपास होती है उसका जो रेशा होता है वो 12 सेमी से लेकर के और 23 सेमी के बीच में होता है, और मध्यम रेशे वाली जो कपास होती है उसका जो रेशा होता है वो 25 सेमी से लेकर के 40 से 45 सेमी के बीच का होता है, और लंबे रेशे वाली जो कपास होती है वो 45 सेमी से लेकर के 60 सेमी के बीच में उसका रेशा होता है। तो भारत में इन दो प्रकार की मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। तो लिख दीजिए, भारत में मध्यम तथा छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। लिख दीजिए कपास की किस्में, किस्में लिखो,
जरोनी, कल्याण, इंदौरी, कोमिला, कोमिला, गारोनी। ये किसमें है? भारत में। राजस्थान में पढ़ते हैं तो राजस्थान में पढ़ते हैं अगेती, बीकानेरी। ये किसमें? अपने राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं। भारत के स्तर पे जो किसमें, ये अपने को ध्यान रखना। और इसमें एक नया जो बीज बना है कपास का, वो है बिट्टी कपास। बिट्टी कपास के अंदर क्या होता है? भूमि के अंदर एक पाया जाने वाला जीव होता है, उस जीव को जो कपास का बीज होता है उस कपास के बीज के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है, कपास के पौधे में रोग नहीं आते। और रोग नहीं आते तो कपास में बार बार कीटनाशक डालना नहीं पड़ता, इसलिए किसानों के लिए क्या होता है, वो बीज अच्छा माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में वो जो बीज है वो जमीन को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। एक प्रकार का जहर होता है उस बीज के अंदर। जो बिट्टी नरमा अपने बीजते हैं ना, बिट्टी नरमा का तो नाम सुना है, वो नुकसानदायक होता है। क्योंकि कपास की फसल लेने के बाद में कौन सी फसल बोते हैं? गेहूं की फसल बोते हैं। और कई बार क्या, गेहूं खराब हो जाती है, गेहूं सफेद हो जाती है, गेहूं पीली हो जाती है। उसका जो मुख्य कारण है वो बिट्टी कपास। अगली फसल पढ़ते हैं चाय। तो लिखिए चाय। तो चाय कौन से देश का मूल पौधा है? चीन का मूल पौधा है, तो लिख दीजिए चाय चीन का मूल पौधा है। चाय चीन का मूल पौधा है। चाय एक रोपण फसल है। कैसी फसल है? रोपण फसल किसे कहते हैं? हम्म चाय के क्या लगाए जाते हैं? पौधे लगाए जाते हैं। जैसे किन्नू के बाग लगाए जाते हैं, संतरे के बाग लगाए जाते हैं, वैसे चाय के भी क्या लगाए जाते हैं? बाग या बागान लगाए जाते हैं। एक बार पौधा लगाने के बाद में फिर काफी सैकड़ों सालों तक, अपने 100 साल तक कहते हैं, कुछ 50 साल तक, कुछ 100 साल तक के है, ये जो पौधे हैं वो पत्तियां देते हैं, है ना। तो जो पौधा एक बार लगा दिया जाए और फिर लंबे समय तक उससे फल या कोई पत्तियां प्राप्त की जाए, वो कौन सी कृषि कहलाती है? रोपण कृषि कहलाती है, रोपण फसल कहलाती है। ठीक है। चावल रोपण फसल नहीं है, ध्यान रखना। चावल हर बार बोया जाता है, लगाने की एक पद्धति जरूर है जिसे रोपण पद्धति बोलते हैं। ठीक है। अगली बात करें, चाय का पौधा है वो, या चाय कौन से धर्म का पेय पदार्थ है, पवित्र पेय पदार्थ है? तो लिखेंगे चाय बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ। एक ये बात हमें ध्यान रखनी है। भारत में चाय की खेती कब शुरू हुई? तो हमें ध्यान रखना है, भारत में चाय की जो खेती है वो 1500 नहीं, 1840 के आसपास शुरू हुई। ठीक है। कहाँ लगाए गए थे चाय के पौधे? तो असम के अंदर लगाए गए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर। तो लिखेंगे भारत में चाय का व्यावसायिक उत्पादन 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की ब्रह्मपुत्र
घाटी में शुरू किया गया। कौन लेके आए चाय के पौधे? तो अंग्रेज लेकर के आए। चाय का जो पौधा होता है ना, वो पहाड़ी की इस ढाल पर लगाया जाता है जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़े। तो लिख दीजिए भौगोलिक स्थिति। पहाड़ी की सूर्य विमुखी ढाल पर जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़े। एक ये बात मैं इसकी ध्यान रखूंगा। तापमान लिख दीजिए 24 से 30 डिग्री चाहिए और वर्षा चाहिए 150 से 250 से। वर्षा 150 से 250 से। और ये पौधे हमेशा ढलानों के अंदर ही लगाए जाते हैं क्योंकि चाय का जो पौधा होता है उसकी जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी चलता रहना चाहिए। ठीक है, 1-2 दिनों में 4-5 दिनों के अंदर क्या पानी आना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए पानी उसकी जड़ के अंदर। कौन सी मृदा में होती है चाय की खेती? लिखा था शायद हमने जब मृदा पढ़ी थी तब, लेटेराइट मृदा के अंदर। तो लिख दीजिए मृदा, मृदा चाहिए लेटेराइट। कौन सी मृदा चाहिए? लेटेराइट मृदा। ठीक है, मृदा लेटेराइट। अब लिख दीजिए प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। लिखिए असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल, केरल, ये प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र है। चाय दो प्रकार की होती है, एक हरी चाय होती है, एक काली चाय होती है। और उस काली चाय से हम एक चाय और बना देते हैं जिसे दूध वाली चाय बोलते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः चाय कितने प्रकार की होती है? 2 ही प्रकार की होती है, एक काली चाय और एक हरी चाय। भारत के अंदर काली चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो लिख दीजिए भारत में मुख्यतः काली चाय का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक काली चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दूसरी बात, भारत का चाय उत्पादन में दूसरा स्थान, पहला स्थान चीन का है। चाय उत्पादन का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। और चाय को बेचने की अगर अपने बात करें तो बेचने के अंदर भी वर्तमान में भारत का दूसरा स्थान है। पहले तीसरा होता था, पहला चीन का, दूसरा श्रीलंका का और तीसरा भारत का। अब भारत का दूसरा स्थान है।
चाय निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो दूसरा स्थान। महंगी जो चाय होती है ना, जो 2,000 रुपये 4,000 रुपये किलो होती है, वो विदेशों के अंदर जाती है सारी। पीछे जो कचरा बच जाता है ना, जो विदेश वाले नहीं लेते, क्योंकि हमें तो दूध डाल के पीनी है। जो कचरा होता है वो कचरा हमें मिलता है, जो हमें 300 350 रुपये 400 ऊपर में 500 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है। ठीक है, ये यही भाव है चाय के। चाय पीते ही हो कभी दुकान से चाय की थैली लेके भी आए थे? ये क्या क्या रेट है चाय का? जाके पूछना चाय क्या रेट है। देखो आगे लिखो इसके बाद, भारत का चाय का उपयोग करने में, यानी कि चाय पीने में पहला स्थान है। ठीक है, तो लिख दो, भारत का चाय उपयोग करने में पहला स्थान है। लिख दिया ना, भारत भारत का चाय का उपयोग करने में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। चाय में कौन से तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है? तो आप लिख दीजिए, चाय में कैफीन व टेनिन की मात्रा पाई जाती है। चाय में कैफीन व टेनिन की मात्रा पाई जाती है। और भारत विश्व की 21.22% चाय का उत्पादन करता है। और सबसे अच्छी चाय कौन से स्थान की है भारत में? आगे, दार्जिलिंग की। चाय पीते रहता तो पता ही है ना, कि दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छी है। और चाय सबसे ज्यादा होती कहाँ है? असम। तो लिख दीजिए, दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है। दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है। ठीक है, और जो यूरोपियन देश है वो सबसे ज्यादा दार्जिलिंग की चाय पीना पसंद करते हैं, इसमें इंग्लैंड वाले एक नंबर पे। लास्ट बात हम इसमें लिख देते हैं कि असम के कुल कृषि क्षेत्र की, असम के अंदर मान लो 100% क्षेत्र है, तो उसके 53% भाग पर सिर्फ और सिर्फ चाय की खेती की जाती है। असम के कुल कर्षित क्षेत्र के 53% भाग पर चाय के बागान है। चाय के बागान है। ये अपने कंप्लीट हो गई चाय। अभी टाइम तो नहीं हुआ ना? हो गया टाइम? तो सूचना एक, सूचना ये है कि कल तारीख है 26, है ना? और कल इच्छा है कि राजस्थान जियोग्राफी की एक 3 घंटे की लाइव क्लास लगाए, क्लास के छुट्टी के बाद, या 1 बजे 2 बजे शुरू करें, 2 से 5, इस प्रकार से कुछ।
देखते हो टाइम बताएगा। लगभग 3 घंटे की क्या है अपने एक क्लास लगाते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो टॉपिक है, जैसे भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश पूरा कर लेते हैं। भौतिक प्रदेश के बाद में कोई नदियां हैं तो नदियां पढ़ लेते हैं, जलवायु पढ़ लेते हैं। जो भी बड़े बड़े टॉपिक है जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं ना, वो कर लेते हैं। क्योंकि कईयों का पेपर है 27 को और कईयों का 28 को पेपर है, तो ज्यादा नहीं तो 5-6 प्रश्न मिल जाएंगे उसमें से। इतने तो मिल ही जाएंगे आराम से, जितना पढ़ेंगे उतना। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इस बहाने से पढ़ लेंगे। अब आपको छुट्टी। हम्म